बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजल्ट कार्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है, आज चूंकि 28 मई है, यौम तकबीर के हवाले से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सारा पस मंज़र आप जानते हैं, उसी को सामने रखते हुए हमारा जो आज का सवाल हमारे पैनलिस्ट के साथ होगा वो ये होगा कि क्या एटमी धमाके ज़रूरी थे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ, सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फयाज़ अहमद वड़ाइच साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ सैयद शुएबुद्दीन साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं हामिद खान अल मशरकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं आप सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, सबसे पहले ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, क्या एटमी धमाके उस वक्त ज़रूरी थे? देखें, एटमी धमाके पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुके थे और ये उस वक्त की बात नहीं, ये 1974 में ज़रूरत बन गए थे जब इंडिया ने पोखरान में अपना पहला धमाका किया था। क्योंकि उसके बाद इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर एक बढ़तरी हासिल हो गई थी कि पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज 65 की जंग में बेहतर रही थी, 70 की जंग में हमने शिकस्त खाई थी, एक पूरा हिस्सा गंवा दिया था। अगर अब खुदा न ख्वास्ता को तीसरी जंग होती तो इंडिया के पास एक धमकी मौजूद थी कि हम एक सुपर पावर हैं, हम एक एटॉमिक पावर हैं। लिहाजा इंडिया ने खुद ये धमाके करके पाकिस्तान को मौका दे दिया कि आप भी अपना रास्ता हमवार कर लें। मुझे नहीं समझ आई कि इंडिया का वो कौन सा मुशीर था जिसने उसे कहा कि धमाके करो। हालांकि बुनियादी तौर पे तो वो अपना पहला धमाका कर चुके हुए थे, उन्होंने अपने धमाके करके हमें वो मौका दिया, लेकिन हमने उस मौके के बाद खासा वक्त लगा दिया इस हकीकत तक पहुंचने में कि धमाके करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और जितना वक्त गुजरता जा रहा था उतना बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे याद है उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने, जो कि वज़ीर आज़म थे, तमाम सीनियर अखबार नवीसों को, जिससे मेरी मुराद है एडिटर्स थे उस वक्त, क्योंकि टीवी वगैरह तो चैनल था नहीं उस वक्त, एडिटर्स को और अपने पास बुलवाया। उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ राय दी। एक बड़े मशहूर एडिटर हैं, आजकल भी टीवी पे आते हैं, उनका तो कहना था कि नहीं करने चाहिए और जो अमेरिका दे रहा है उससे अपनी किस्मत संवार लेनी चाहिए। शायद कुछ लोगों का मतमा नज़र माली होता है। उन्होंने ये कहा, इसके जवाब में मजीद निज़ामी साहब ने, मरहूम ने, एक जुमला कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप धमाके कर दें वरना ये कौम आपका धमाका कर देगी। यानी कि ये वो राय थी कि जो उस वक्त के अवाम की राय थी, एक ऐसे शख्स की राय थी जो ये जानता था कि अवाम क्या चाह रहे हैं। और उस वक्त मैं नवाए वक्त में था, अखबार में था, रोज़ जिन लोगों से मिलते थे, आम अफराद से जिनसे मिलते थे, उनका यही कहना होता था कि धमाका कर देना चाहिए, और वो करना चाहिए था और वो किया गया। उसकी वजह ये थी, अगर आज वो धमाका ना किया होता तो आज हम एक पैरिटी पे ना होते, एक बराबरी की सतह पे ना होते। इंडिया आज हमारे ऊपर एक हाकिम की तरह होता और हम एक महकूम की तरह होते। बिल्कुल ठीक शुएब साहब, बिल्कुल सही। फयाज साहब, हमने देखा कि शुएब साहब ने बड़े डिटेल से उसको जो है वो बयान किया और उनका जवाब भी आ गया। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वाकई धमाके ज़रूरी थे? सुमेरा, बात यह है कि ये जो धमाका करने का फ़ैसला है ये हमारे लीडरों ने किया। एक तवील बहस भी हुई, तवील वक्त भी लिया गया। कोई क्रेडिट देता है कि ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट देता है, कोई क्रेडिट देता है कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने किया। मैं समझता हूँ कि ये धमाका पाकिस्तानी अवाम ने किया, क्योंकि किसी भी हुकूमत को, किसी भी लीडर को पता था कि जो सूरत हाल अब है और जिस तरह इंडिया अब डटाई पे आ गया और जिस तरह वो बदमाशी कर रहा है, उस वक्त ये इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी कि पाकिस्तानी अवाम को कोई बंदा उनका रोक सकता। क्योंकि पाकिस्तान का कोई पढ़ा लिखा बंदा, अहले इल्म, अनपढ़, जिसके पास खाने को है, जिस पास खाने को नहीं है, हर बंदा मुतफिक था मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम में, चाहे वो सूबा सिंध का है, सरहद का है, पंजाब का है,
किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, पूरी कौम इस बात पर यूनिटी में थी कि ये धमाका होना चाहिए। और ये पाकिस्तान के, सही कहा है शोएब साहब ने, कि ये पाकिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ थी। और किसी भी लीडर के लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त जब इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि इसका फ़ैसला ना करता। तो मैं समझता हूं कि इस फ़ैसले में जिसने भी जो काम किया है, खुफिया काम किया है, ज़ाहिरन काम किया है, जिस लीडर ने भी जितना काम किया है, वो पूरी कौम के दिल की आवाज़ थी। और ये धमाके होने चाहिए थे। और हम, आपका जो सुमेरा सवाल है कि ये धमाके होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, हम फुली सपोर्ट करते हैं कि ये धमाके होने चाहिए थे। और इसका नतीजा पूरी कौम देख रही है कि आज के मुश्किल दौर में पाकिस्तान अगर इज़्ज़त से सांस ले रहा है, आज के मुश्किल दौर में पाकिस्तान अगर जुर्रत से सारे काम देख रहा है, और जिस तरह हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त जो इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका के हैं, जिस तरह हम इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, अगर आज ये धमाका ना होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। तो मैं समझता हूँ कि गैरत थी कौम ने खाने का नहीं सोचा, कौम ने पीने का नहीं सोचा, क्योंकि ये कौम की गैरत का मसला था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये धमाके कौमी गैरत की अलामत थे और ये रहेंगे। और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र दिन है और वो लम्हा हमारे लिए काबिल फ़ख्र है जब ये धमाका हुआ, और पूरी कौम इस पर फ़ख्र करती रहेगी। ये फ़ैसला दुरुस्त था और हम इसकी फुली तईद करते हैं। सुमेरा जी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फ़ियाज़ साहब, आपका भी जवाब आ गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों मेहमानों का जवाब जो है वो आ चुके हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? जी, बहुत शुक्रिया। सुमेरा, जहाँ तक धमाकों के 28 मई यौम तकबीर के हवाले से है, तो बिलाशुबा इसमें कोई मुनक़सिम राय नहीं है कि वो धमाके जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए थे, लाजमी थे, और वैसा ही हुआ। और मैं उसमें यही कहूँगा कि वो जो हम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की और जब ये कहा कि हमने 4 के धमाके में 4 के जवाब में 5 थप्पड़ से उसको जवाब दिया है, तो ये बेहतरीन अल्फाज थे। और आज का महफूज पाकिस्तान तो है ही है। आज अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा, मैं समझता हूँ उस दिन 28 मई को पूरी उम्मत मुस्लिमा ख़ुद को महफूज तस्वुर करने लग गई कि किसी एक इस्लामिक मुल्क का वो बम नहीं था, न्यूक्लियर पावर नहीं बनना था, बल्कि वो 57 इस्लामी ममालिक का न्यूक्लियर पावर बनना था। और पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको अंग्रेज़ी में डेटरेंस कहते हैं, वो लाजिम थी, लाजिम है और लाजिम रहेगी। आज अगर दुनिया में इसराइल हो या इंडिया हो या अमेरिका हो या कोई भी ताकतें हों, अगर वो हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते, तो उसकी वजह हमारा एलानिया एटमी ताकत होना है। और इसके अंदर भुट्टो साहब का भी किरदार है। भुट्टो साहब के किरदार को मैं समझता हूँ कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक ने जिस खूबसूरती से, जिस अंदाज से अफ़गान वॉर के दरमियान इसको जारी रखा, इस एटमी मंसूबे को बेशुमार दबाव के बावजूद, उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। उसके बाद की आने वाली हुकूमतें, चाहे वो बेनज़ीर की 88 की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, फिर बेनज़ीर की, फिर नवाज शरीफ की, सारी हुकूमतों ने एक तसलसल के साथ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ना सिर्फ जारी रखा गया, बल्कि आपको मैं याद कराता चलूँ कि NPT और दूसरे मुआहदों पर जब दस्तखत के लिए पाकिस्तान को बार बार फोर्स किया जाता था, तो पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ को समझते हुए तमाम हुकूमतों ने ये सही फ़ैसला किया। और आज भी हम इस फैसले पे कायम हैं कि जब तक भारत एटमी यानी NPT पे दस्तखत नहीं करेगा, पाकिस्तान भी नहीं करेगा। आज पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं वो एटमी धमाके जो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को किए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, कौमों के ऊपर ये टेस्ट टाइम्स होते हैं, कौमों की तारीख के ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। और पाकिस्तान की तारीख के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान का जो था, पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के हिसाब से, पाकिस्तान के खुद एतमादी के हिसाब से, और उम्मत मुस्लिमा के एक, आप समझें कि एक नुमायां पोजीशन लेने के हिसाब से, तो वो यही था कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना। आपको मैं याद कराता चलूँ कि सऊदी अरब, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान मुमलकत में इसका जश्न मनाया गया। और इसकी वजह ये थी कि ये पाकिस्तान की फ़तह के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा की फ़तह थी।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमारे तीनों मेहमानों के जवाब जो हैं वो पहले टॉपिक पे हमारे पास आ चुके हैं। दूसरे टॉपिक की जानिब चलेंगे। क्या नून और शीन लीग एक ही हैं? हम अक्सर देखते हैं एक ही मौक़िफ़ पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो बयानिए होते हैं उसमें अक्सर हमें तजाद नज़र आता है और अक्सर हमें एक ही पेज पर नज़र आते हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या वो वाकई एक है? ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। सबसे पहले शुएब साहब आप बताइएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, आपका खासा एक्सपीरियंस है इस मामले में। क्या नून और शीन लीग एक ही है? देखिए, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पे ख़ानदान हुकूमत पढ़ते हैं, सियासी पार्टियाँ हुकूमत नहीं करती। कोई भी पार्टी ले लें, भुट्टो साहब की पार्टी ले लें, उनकी औलाद चला रही है, औलाद की औलाद चला रही है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी ले लें, नवाज शरीफ साहब से शुरू हुई थी, उनकी साहबजादी आ गई हैं, उनके भाई थे, उनके बच्चे आ गए हैं। ये सारे अब दामादों की भी सियासत आ रही है और पोतों की भी सियासत एंटर की जा रही है। इसी तरह चाहे ANP है, चाहे मौलाना मुफ्ती महमूद की जमात है, मौलाना शाह अहमद नूरानी, सारी जमातों के अंदर विरासत है। एक बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि जमहूरियत को विरासत से जोड़ दिया गया है। जमहूरियत विरासत का नाम ही नहीं है, विरासत सिर्फ मलूकियत में होती है। और वही काम अब जब मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े सुकून से बेवकूफ़ बनाते हैं इस पूरी कौम को कि जी मैं, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनका खादिम हूँ। अरे भाई, तुम उनके खादिम नहीं हो, तुम इस मुल्क के खादिम हो। तुम्हें जिम्मेदारी मिलती है पंजाब की, तो पंजाब के खादिम हो के बड़े भाई के खादिम हो। यहाँ पे जो मसला है वो सबसे बड़ा ये है कि इन दोनों को आपस में लड़ाई छोड़ के ये जो खेलते हैं ये बंद कर देनी चाहिए। अब सीधा सीधा आएँ, बताएं कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है या आपस की पार्टी में आपस के साथ रह के खेलना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के अंदर एक हकीकी जंग मौजूद है। आप पाकिस्तान का कोई भी घर ले लें, जब एक बाप के 3 बेटे होते हैं तो वो शादी के वक्त तक इकट्ठे रहते हैं, शादी के बाद भी बाप उनको इकट्ठा रख लेता है। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो फिर वहाँ पे आपस की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अलग होना पड़ता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, वो अपनी साहबजादी को गुरूम कर रहे हैं अपना वारिस बनाने के लिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमज़ा को तैयार कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हमज़ा इस पर राज़ी हो जाएगा कि मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं कभी बनूंगा, मैं भी अपने बाप की तरह नीचे ही रहूँगा? ये मुमकिन नहीं है। वो सगे भाई थे, ये आपस में कज़न्स हैं। कज़न्स के अंदर आके मुकाबला बड़ा सख्त होना है, वो वक्त आ चुका हुआ है। मैं इनको इकट्ठा नहीं देखता। नून मीम शीन जो भी हैं ये इकट्ठा नहीं रहेंगे। नून अब रहती नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, शुएब साहब आपका जवाब आ गया। फयाज साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, फरमाइएगा। हम देखते हैं वो PDM की बात हो या कोई भी मुल्क में सियासी मामलात चल रहे हों, अक्सर हम देखते हैं कि नून और शीन लीग अलग अलग पेज पे नज़र आते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सुमेरा, मैं समझता हूँ कि चाचू शुएब जो है ना, वो अब उम्र के इस हिस्से में कि चीज़ों को और तरह देखना शुरू हो गए हैं। मैं उनसे ये टोटली इख्तलाफ करता हूँ। वो मियाँ बरादर को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये इकट्ठे रहेंगे। इनके दरमियान कोई जंग नहीं है, इनका एक मफाद है, इनकी एक सोच है, इनकी सारी थिंकिंग और वर्किंग एक जैसी है। देखिए, ये मियाँ शहबाज शरीफ जब 2018 में आए उस वक्त भी ये हुआ कि जी नून बन रही है, शीन बन रही है। फिर अभी ये शोशा छोड़ा गया है कि नून लीग बन रही है, शीन लीग बन रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ को जो जेल के अंदर और बाहर के चक्कर लग रहे हैं, जो हमदा शहबाज को लग रहे हैं, किसी को भी कोई रियायत नहीं हो रही। ये सब अफवाहें हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ को रियायत दी जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। इनका नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और ये बड़े धीमे अंदाज से और समझने वाले से। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरी इत्तला है, ये ख़बर है कि बहुत जल्द चंद दिनों में शहबाज शरीफ को एक और केस में पकड़ने की तैयारियां हो रही हैं और अगले चंद दिनों में वो दोबारा जेल में होंगे। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी है उनको भी कोई रियायत नहीं। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमा जो अभी तक जेल में हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जो नून लीग शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़,
ये सारे एक हैं, इनके मफादात एक हैं, और ये सिर्फ मीडिया की हद तक, क्योंकि मीडिया को ये तो कोई ख़बर नहीं है कि ये एक हैं। मीडिया को बड़ा मज़ा आता है इस खबर को बयान करते हुए कि जी अंदर से लड़ाई हो गई है, मियाँ शहबाज शरीफ और सोच रहा है, मरियम कुछ और सोच रही है, उन्होंने इजलास और तरह बुला लिया, उसमें मरियम नहीं पहुंची क्योंकि मीडिया ने अपना कारोबार भी चलाना था, तो उनको ये खबर बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जेन्युइन खबर ये है, और ये वक्त भी बताएगा और तारीख भी बताएगी कि ये बिल्कुल अंदर से एक हैं। और मेरा सुमेरा सिर्फ वोट है कि ये बिल्कुल अलहदा नहीं होगी, इनकी पॉलिटिक्स एक है और इनके ज़ाती मुफाद, इनके कारोबार एक हैं, तो सियासत में ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जी बिल्कुल ठीक। हामिद खान साहब, आप क्या मुत्तफिक हैं शेख साहब से और फयाज साहब से? सुमेरा देखें, बात यह है कि मेरे नज़दीक एक अंग्रेज़ी में मुहावरा है कि गुड कॉप बैड कॉप। ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के अवाम के साथ गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। एक जो है वो ज़रा सा इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाता है, तो दूसरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से डील की बातें या इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पाने की खबरें खुद छपवाता है। आई मीन वड़ाइस फयाज साहब की बिल्कुल मालूमात ठीक हैं, शुएब साहब अपनी बात ठीक कर रहे हैं। मैं अपनी मालूमात के मुताबिक आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी एक बाकायदा ग्रुप, एक बाकायदा मुहिम के तहत ये बात अवाम में पहुँचाई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के सारे मामला तय पा गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हर तरह से जो है वो मंजूर नज़र होने वाले हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें इतनी हकीकत नहीं है और ना ही अभी मुमकिनात में से है, और उसकी वजह ये है कि पीटीआई की जो हुकूमत है उसके पास वक्त बहुत थोड़ा है और कारकर्दगी दिखाने का टाइम बहुत कम है। और अगर ये इसी तरह रहे कि एहतसाब के नाम के ऊपर भी कुछ ना हुआ और आवाम को कुछ नज़र ना आया, तो पीटीआई भी अगले इलेक्शन में किस मुंह से इलेक्शन के लिए जाएगी, और इसी तरह बहुत सारे सवालात बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी उठेंगे। जहाँ तक बात है नून और शीन के अलहदा होने की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जब गुड कॉप और बैड कॉप खेला जाता है तो ज़ाहिरी तौर पर तो हो सकता है ये अलहदा हो जाएँ, लेकिन अंदर से ये एक रहेंगे। और एक और बात जो है वो बड़ी अहम है कि ये जो ख़ानदानी सियासत के अंदर मियाँ शरीफ साहब ने जिस तरह घर को उनको चलाया, फिर उनकी वालदा ने, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हद तक जो है वो अभी तक एक वो रिस्ट्रेन और वो रिस्पेक्ट चल रही है। हाँ, इससे इनकार नहीं है कि हमज़ा में और जो मरियम के अंदर ये इतलात ज़रूर हैं कि उनकी आपस की बातचीत तक बंद है। मुझे कुछ लंदन में दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जी ये मतलब बिल्कुल इनकी आपस में गुफ्तगू नहीं होती है, और पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ये नेचुरल बात है। अब दूसरे एंड पे देखा जाए तो नून और शीन अलहदा होती है तो ना नून रह जाएगी ना शीन रह जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज की सियासत ऑलरेडी इस वक्त एक भंवर का शिकार है, भौचाल का शिकार है। और आपने देखा पिछले साल भी खबरें आई कि जी नून लीग में ग्रुप्स बन रहे हैं जो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह फैसलाबाद में ग्रुप्स बनने की खबरें आई। तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनी जिससे नून और शीन के दरमियान कोई भी वाज़ेह लकीर खींच दी गई, तो इससे ऐसे ही होगा जैसे पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून या शीन जो भी होगी उसका सारा जो शिराज़ा है वो बिखर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्क ना तो शहबाज शरीफ साहब ले सकते हैं ना नवाज शरीफ ले सकते हैं। और नवाज शरीफ जो हैं वो अपना बैड कॉप का जो बयानिया है उसको एज ए प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, और उसी चीज़ को शहबाज शरीफ जो हैं वो कैश करते हैं। तो कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ सिर्फ गुड कॉप बन के समझें कि वो आगे आ जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। एक चीज़ आप समझ लें कि अब वक्त आ गया है मुस्लिम लीग नून का सर्वाइवल का। मुस्लिम लीग नून के लिए बका की जंग है अवामी सियासत की करने के लिए। सो इससे इनकार नहीं है कि मरियम नवाज ने जहां बहुत ज़्यादा पब्लिक पुल आउट की, लोग उनके पीडीएम के जलसों में आए, वहीं पर ये सवाल उठाए गए कि मुस्लिम लीग नवाज या जो पीडीएम की सियासत थी उसके अंदर वाहिद एजेंडा हुकूमत को गिराना था, अवामी मसाइल पर बात नहीं हुई। तो ये बात तो नविश्ता दीवार है कि अगर अब आप अवामी मसाइल पर बात नहीं करेंगे, अवामी मसाइल की तरफ अवाम की जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ नहीं जाएंगे, तो अवाम के लिए आप काबिल कबूल नहीं हैं। इसी वजह से पीटीआई को या मौजूदा हुकूमत को बेहतर टाइम मिलता जा रहा है। उस तरह पीडीएम टफ टाइम नहीं दे सकी। क्यों? क्योंकि पीडीएम का जो बयानिया था वो एक बात के ऊपर सिर्फ था, और वो ये थी कि हुकूमत को किसी तरह गिराया जाए। इसी तरह अगर नून और शीन यानी नून लीग और शहबाज शरीफ
अगर किसी तरह ये सोचे किसी भी पॉइंट पर कि हम आवाम की सियासत करेंगे तो ये कायम रह सकेंगे, वरना इनकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। बिल्कुल ठीक हामिद खान साहब, हमारे तीनों पैनलिस्ट के इसके ऊपर जवाब आ चुके हैं। अगले टॉपिक की जानिब जाना चाहूंगी। नाजरीन, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी एक रिपोर्ट कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना आया है, तब से हमने देखा है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर गैर इखलाकी मवाद जो सर्च किया गया है वो पाकिस्तान में हुआ है। हम आज बात करेंगे अपने इस टॉपिक में कि क्या सोशल मीडिया हमारे इखलाकी इक़दार को तबाह कर रहा है। सबसे पहले शुएब साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप इत्तफाक करते हैं इससे? 21वीं सदी में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई, वहाँ तब्दीलियाँ भी आई। 20वीं सदी में केमिकल्स आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक मुख्तलिफ चीज़ें दी, उससे मुख्तलिफ नुकसानात भी हुए, फ़ायदे भी हुए। इस सदी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की हुई है और उसमें जो सबसे बड़ी तरक्की है वो हमारे जेब में मौजूद ये फ़ोन, जो कभी सिर्फ कॉल करने के लिए था, अब इसके ऊपर ना घड़ी की ज़रूरत रही है इंसान को, ना किसी आपको कैमरा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं और उस सब के अंदर एक इंटरनेट की सहूलत है जो कि आपको इस फ़ोन के ज़रिए पूरी दुनिया से मिला देती है। लेकिन जहाँ ये एक सहूलत है, एक काम है, एक आसानी है, वहीं एक नुकसान भी है पूरी दुनिया में। वहाँ पे जहाँ पे आज़ादी राय है, उस आज़ादी राय के अंदर तो ये बहुत अच्छा है कि वो कहते हैं जी जो मर्ज़ी दिखाओ, जो मर्ज़ी करो, आज़ादी राय, आपकी मर्ज़ी, आप देखें या ना देखें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हम अपने बच्चों को एक ख़ास हद के अंदर रखना चाहते हैं। उस ख़ास के अंदर हमारे यहाँ अभी भी आज तक पढ़ाई में जिन्स के नाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत थोड़ा सा अब शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी नहीं उस तरह पढ़ाया जाता। वहाँ पे ये सब कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये हुई है कि जैसे ही आप मोबाइल को खोलते हैं और वहाँ पे कोई साफ़ सुथरी सी आप कोई प्रोग्राम आता है, कोई चीज़ आती है, देखते हैं, जैसे जैसे आप छेड़ते जाते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें बरामद होना शुरू होती हैं जो बड़े आदमी को भी, जो मुझ जैसा आदमी भी अगर एक तन्हाई में तो शायद देख सके, सामने बैठ के देखना दूर की बात, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी स्क्रीन पे ऐसी कोई चीज़ आए। ये वो मुसीबत है, ये वो प्रॉब्लम है जो इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे घर के अंदर हर फर्द की जेब के अंदर इस हद तक घुस आई है कि पहले होता ये था कि कमरे में एक टेलीविज़न होता था और माँ बाप, बच्चे, बेटे, बड़े, दादी सब वहीं बैठ के वो टेलीविज़न देखते थे। आज सूरत हाल ये है कि उस टेलीविज़न को बूढ़े घर के देखते हैं, बच्चे उसी कमरे में या उसी कमरे से बाहर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। माँ बाप ये नहीं देख सकते कि उनकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। क्यों? उन सब ने अपनी स्क्रीन पर लॉक लगाया हुआ है। आप उनका लॉक नहीं खोल सकते कि ये मेरा है जी, फ़ोन है, ये मेरी ज़ाती मलकियत है, आप इसका लॉक नहीं खोल सकते। आप क्या देख सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई मुस्बत चीज़ देख रहे हो, नेगेटिव में मत जाएं। आप इसी को खोल के हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप इसी को पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक अचीवमेंट्स पढ़ सकते हैं, इसी पे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसी मोबाइल सेट पे जो हर एक की जेब में मौजूद है, वो कुछ भी नज़र आता है जो कि शायद हमारे माशरे में आज भी शर्मिंदगी होती है अगर कोई देखते हुए पकड़ा जाए। अगर किसी शख्स को ये पता चल जाए कि ये क्या देख रहा है तो वो उसको एक नेगेटिव मायने में, अच्छा यार यही देख रहा था, इस तरह कहा जाता है। ये चीज़ें जो हैं इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम और एक्ट आता है, फलां आता है, मुझे तो आज तक कोई नज़र नहीं आई। साइबर क्राइम को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं वो लड़कियों की तरफ से आ रहे हैं जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे असली चेहरा हो या नकली चेहरा जोड़ के। ये है पाकिस्तान में साइबर क्राइम की हकीकत कि इस मोबाइल को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज़ का ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, उसके मुताबिक चलना होगा, क्या मुस्बत है क्या नेगेटिव है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़ाब्ते बनाने पड़ेंगे, जहाँ जाते ही आप किसी सीन पे जाएं तो वहाँ लिखा होगा ये बैन है,
ये यहाँ पे नहीं चल सकती, ये करना पड़ेगा। नहीं किया तो फिर हम में और यूरोप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, वही कुछ जो वहाँ हो रहा है वही कुछ यहाँ भी होगा, तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही शुएब साहब, आपका जवाब आ गया। फयाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी यही सवाल लेके कि क्या सोशल मीडिया हमारे इखलाकी इक़दार को तबाह कर रहा है? जी सुमेरा, आपने जो सवाल किया, अब ये शुरू में जब हमने बहस शुरू की तो हमने एटम बम पे किए, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पे की। आप जानती हैं कि दुनिया भर में जो जो मुल्क एटमी ताकतें हैं, जो एटम बम का जो कंट्रोल है वो बड़े ज़िम्मेदार लोगों के हाथ में है, बड़े ज़िम्मेदार इदारों के पास है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमने एटम बम दे दिए बच्चों के हाथ में, जवानों के हाथ में, इस मोबाइल की शक्ल में, ये उनके किरदार पर हमला कर रहे हैं। ये इंसानी किरदार को मुतासर करने वाला एटम बम है जो हमने बच्चों के हाथ में, जवानों के हाथ में जिनका रिमोट दे दिए हैं। बहुत सीरियस बात है, बहुत संजीदा बात है। और अभी एक तहकीक आई है, मे भी वो दुरुस्त है या नहीं, कि रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा जो प्रोहिबिटेड चीज़ है वो देखी गई हैं पाकिस्तान के इलाके में। और वो उस पर ये सूरत हाल है कि जो किरदार साजी के हवाले से हम नज़र आ रहा है हमें कि सबसे ज़्यादा हमारे इस खिते में, हमारे मुल्क में ये चीज़ देखी गई है, तो उससे नज़र आता है कि हमारा मुआशरा किस बिगाड़ का शिकार है। मे भी ये सही है या नहीं है, लेकिन इससे इनकार भी इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेशन के लिए, राब्तों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन इसने हमारे किरदार को बहुत मुतासर किया है। और हमारे नौजवान क्या क्या देखते होंगे, बच्चे क्या क्या देखते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को भी डंडा पकड़ना चाहिए, वालिदैन को भी डंडा पकड़ना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है कि बेटा क्या देख रहे हो, बच्चों से मोबाइल छीन लेने चाहिए। और वो मोबाइल, बल्कि हम तो फेवर कर रहे हैं, हम तो 2-3 लाख के बच्चों को मोबाइल लेकर दे रहे हैं जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा एक्सेसरीज़ हैं। तो चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, नरमी नहीं करनी चाहिए, बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, नौजवानों पे नज़र रखनी चाहिए, ताकि इसके जो सोशल मीडिया के इम्पेक्ट है, इतनी ज़ालिम चीज़ें हैं। मैं समझता, मैंने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि ये तो इंसानी किरदार से बड़ी कोई चीज़ है। तो जो चीज़ इंसानी, मैं कहता हूँ जी जान ले देता है बम, फिर क्या, जान ले ली ना। तो जो माशरे का किरदार ख़त्म कर देता है, जो लोगों के किरदार का दुश्मन है, जो पूरी ज़िंदगी के रख रखाव का, रहन सहन का, उठने बैठने को मुतासर कर रहा है, बल्कि जो सोचने की सलाहियत को, जो अभी शुएब साहब ने अभी बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं तो ज़हन मफलूज हो जाता है, जो डायरेक्ट इंसान के ज़हन पर असर करती है, मज़हब के हवाले से, सियासत के हवाले से। और ऐसी गुमराह कुन चीज़ें हैं कि जिनको अगर एक दफ़ा आप देख लें या पढ़ लें तो वो कई दिन तक आपके ज़हन में, चाहने के बाद, ना चाहने और ना चाहने के बावजूद आपके ज़हन में रहती हैं। तो बड़े बी केयरफुल, इसमें कानून साजी होनी चाहिए। जो ज़िम्मेदार लोग हैं सोशल मीडिया के, जो हुकूमत के कानून के लोग हैं, उन्हें बैठना चाहिए, इसका वे आउट निकालना चाहिए। और दुनिया भर में जिस तरह अच्छे मुल्कों में ये है कि ऐसी वेबसाइट पे लोग जाने की कोशिश करें तो उन्हें रोका जाए, ताकि इस कौम को, इस मुल्क की जो अखलाकियात है उसको बचाया जा सकते हैं। तो मेरा वोट इस तरफ है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए, इसको बेलगाम नहीं रहना चाहिए। और इसकी लगाम किस तरह डालनी है, ये ज़िम्मेदार हलकों का, ज़िम्मेदार लोगों का काम है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो तदरीस के शोबे में है, इल्म के शोबे में हैं, वो मोटिवेशनल शोबे में हैं। ये लगाम उन्होंने डालनी है और इस माशरे को बगाड़ से बचाना है, अपनी मुस्तकबिल को बचाना है। और यही मेरा वोट है कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। फयाज साहब, आपका जवाब आ गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? शुएबुद्दीन साहब ने जो बात की, फयाज वड़ाई साहब ने जो बात की, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि देखें, सोशल मीडिया या इंटरनेट का जो दौर है ना, वो 21वीं सदी का इनकलाब है। और बहसियत मुसलमान, बहसियत पढ़े लिखे नौजवानों के, हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट के इनकलाब से भरपूर फ़ायदा उठाना है, भरपूर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मुस्बत इस्तेमाल। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथी हैं वो शायद नहीं मेंशन कर सके। 2 बातें। एक बात तो ये कि आपने देखा कि ये जो सोशल मीडिया है, ये असल में यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने हथियार के तौर पर दुनिया पर नाफज किया।
और उसका मकसद ये था कि अपना बयानिया, अपना नैरेटिव सॉफ्ट इमेज के साथ हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको बिगाड़ने के लिए, उनके जहनों को आलूदा करने के लिए, हमारी बच्चियों के, हमारे बच्चों के, हमारी आंदा नस्लों को ख़राब करने के लिए सोशल मीडिया को बतौर इंतहाई मोहलिक हथियार दुनिया पर लॉन्च किया गया। उसकी सारी रिसर्च आप देखें कि जितनी हम जब बात करते हैं प्रोहिबिटेड वेबसाइट्स की, प्रोहिबिटेड कंटेंट की, तो आप देखें कि ये नहीं कि ये जब कहा जाता है ना जी कि पाकिस्तानी या मुसलमान ममालिक में देखा जाता है, उसके साथ साथ आप एक चीज़ को ये देखें कि यूरोप में और बाकी ममालिक में प्रोहिबिटेड या न्यूड कंटेंट देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और वही सोशल मीडिया, वही जो ज्यूइश और जो वेस्टर्न लॉबी है, उसने वही सब कुछ मुस्लिम वर्ल्ड और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए फ्री किया हुआ ताकि आलूदगी को बढ़ाए। सो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको खाली हम अपनी गलती से नहीं ताबीर कर सकते, बल्कि ये एक पूरी जंग है जिसको हुकूमत को संजीदा लेकर लड़ना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता चलूँ, जो इंटरेस्टिंग पहलू है दूसरा, वो ये कि एक इनका तदबीर होती है, एक अल्लाह की तदबीर होती है, एक अल्लाह का करम होता है। अभी जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हुई, उसमें इसराइल को घुटने टेकने पर जिस बात ने मजबूर किया वो सोशल मीडिया है। पूरी दुनिया की रिसर्च ये कह रही है कि सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में फ़लस्तीनियों के हक में पोस्टें आईं, तस्वीरें आईं और सारा कुछ आया, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। गोया सोशल मीडिया बुरा नहीं है, सोशल मीडिया एक बेहतरीन हथियार है, एक इनकलाब ला सकता है। इसका सही इस्तेमाल लाजमी है, कानून साजी ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें कौम को मूरद इल्ज़ाम ना ठहराएं, बल्कि इसके अंदर कौम को इस बात की तरबियत दी जाए कि जो समाजी इक़दार हैं उसका ख्याल रखें और इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करें, क्योंकि आज हाइब्रिड वॉर का दौर है, 5th जनरेशन वॉर का दौर है। 5th जनरेशन में एक ही चीज़ है और वो ये है मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस सब के ज़रिए आवाम की और जहन साजी की जाती है, किसी भी बयानिए को, नैरेटिव को डेवलप किया जाता है। आपने देखा कि जब मोदी ने जब ये कोविड आया तो उसने एकदम पूरी इंडिया में एक बयानिया आ गया जी कि ये नौजुबिल्ला ये मुसलमानों की वजह से आया है। दैट इज़ द सोशल मीडिया, जो उसका नेगेटिव इस्तेमाल है। फिर इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसका जवाब जो है वो जंग का जवाब जंग से, लोहे को लोहा काटता है। आप ये बात समझें कि मुसलमानों के लिए लाजमी है कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, उससे अपनी बात पहुंचाएं, उसको एज ए नैरेटिव की जंग के तौर पे लें, बयानियाँ बताएं, मुसलमानों की इक़दार बताएं, मुसलमानों का किरदार बताएं, मुसलमानों का माजी बताएं, मुसलमानों का हाल और मुस्तकबिल की बात करें। और एक बात यकीनी है कि हुकूमत की कानून साजी तो है ही है, आवाम की समाजी तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया आने वाले दौर में मुझे नज़र आ रहा है कि मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन हथियार भी होगा और हम इसी के ऊपर, इसी 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फ़याज़ अहमद वड़ाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद शोबुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल-मशरक़ी आप भी हमारे साथ थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।